चलो बच्चों ध्यान दो। नेक्स्ट हमारा जो ऐसे है ना ऑडिट एविडेंस में, दैट इज 501। और 501 क्या बोलता है पहले आप समझेंगे। हेडिंग पढ़ो पहले आप लोग क्या लिखा है। ऑडिट एविडेंस हमें चाहिए कुछ स्पेसिफिक आइटम्स में, कुछ सिलेक्टेड आइटम्स को हम लोग स्पेसिफिकली कंसिडर करेंगे। क्योंकि अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखोगे तो बहुत सारे आइटम्स होते हैं, मगर यहाँ पर हमको एविडेंस चाहिए 3 चीज़ों से रिलेटेड, और उसमें हम लोग कुछ स्पेसिफिकली कंसिडरेशंस करेंगे। मतलब 3 आइटम्स पर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया जाएगा। उन आइटम्स पर बहुत सारी असर्शंस हो सकती हैं, तो पूरी असर्शन इस ऐसे में नहीं है। कुछ स्पेसिफिक कंसिडरेशन, कुछ स्पेसिफिक असर्शंस पर ही फोकस किया जाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि किसी आइटम में कुछ स्पेसिफिक असर्शन पे फोकस किया जाएगा, तो आप ऑडिट करने के लिए जाओगे तो आप पूरी असर्शन पे फोकस नहीं करोगे, आप करोगे, बट इन आइटम्स पे कुछ स्पेसिफिक एविडेंस के लिए कुछ स्पेसिफिक कंसिडरेशन होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर लिखा है ऑब्टेन deal with specific consideration by the auditor, sufficient appropriate audit evidence with respect to the certain aspect of। 3 चीजों के बारे में। पहला है इन्वेंट्री से रिलेटेड, लिटिगेशन लीगल केसेस एंड क्लेम इन्वॉल्व्स एंटिटी एंड सेगमेंट इंफॉर्मेशन। 3 चीजें कौन कौन सी बेटा? इन्वेंट्री, लिटिगेशन एंड क्लेम्स एंड सेगमेंट इंफॉर्मेशन। अब इन तीनों चीजों से रिलेटेड अपने को क्या चाहिए? ऑडिट एविडेंस, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो पहले क्या देखेंगे? एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री। अब आपको तो पता है ना, असर्शन इससे ज्यादा है, बट अपने को सिर्फ अभी इस पे फोकस करना है कि भाई पहले तो ये बता दे तो कि वो सही में एग्जिस्टेंस में है, और दूसरे उसकी कंडीशन क्या है, क्योंकि कई बार रखे रखे खराब हो जाती है, ऑब्सोलेट हो जाती है। फिर जो लिटिगेशन एंड क्लेम्स है, जो लीगल केसेस है, जो लीगल केसेस आप पर चल रहे हैं, वो कंप्लीट रिकॉर्ड होना उसका, वो हमको दिखाइए आप, ठीक है। और प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ सेगमेंट इंफॉर्मेशन। अब सेगमेंट इंफॉर्मेशन का सिंपल मतलब क्या होता है? एक कंपनी जब एक से ज्यादा यूनिट्स, एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स या एक से ज्यादा लाइन ऑफ बिजनेस में रहती है, तो वो एग्रीगेट में तो आपको एफएस बता देती है अपना कि मैंने इतना माल बेचा, जैसे बायजूस का एग्जांपल। बट मुझे उसका बिजनेस यूनिट समझना, मतलब अलग अलग, कि अगर आप 4 सामान बेच रहे हो तो मुझे सबका रेवेन्यू कॉस्ट बताओ, क्योंकि एग्रीगेट में तो सब इक्वल लगेगा, अपने को समझेगा नहीं कि भाई वो कितना सही है कितना गलत है। जैसे बायजूस आपका अगर भाई मेन जो डिस्क्लोजर है वो होना चाहिए कि आपने अपनी एजुकेशनल सर्विस कितनी बेची है, एजुकेशनल कोर्सेज, सही है ना, दैट इज सेगमेंट में डिवाइड करके बताइए आप अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अंदर। अब हम लोग आ जाते हैं कि जो ऐसे है, इसकी एप्लीकेबिलिटी कब होगी? बैलेंस शीट डेट पर, जब इन्वेंट्री को काउंट होना चाहिए। अब बैलेंस शीट डेट नॉर्मली क्या होती है? 31 मार्च, या फिर जब काउंट करे, जब बैलेंस शीट बना ले कंपनी तक की, तो ये एप्लीकेबल होगा जब इन्वेंट्री काउंट की जाएगी। कब? कंपनी के द्वारा। तो अगर कंपनी ने फॉर एग्जांपल 30 मार्च को इन्वेंट्री काउंट की, तो ये ऐसे लेके मैं पहुंच जाऊंगा इसकी एप्लीकेबिलिटी के 30 मार्च को, ठीक है ना। तो बैलेंस शीट डेट और इन्वेंट्री काउंट सेम होना चाहिए। आपने अगर 30 मार्च को बैलेंस शीट बनाई और आप इन्वेंट्री काउंट कर रहे हो 4 अप्रैल को, तो फिर गड़बड़ है। तो फिर मैं क्या करूंगा? मैं भी 1, 2, 3 अप्रैल की भी काउंटिंग करूंगा, है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्योंकि वो 4 दिन का हिसाब किताब भी तो चाहिए एज ऑडिटर मुझे। अब आ जाओ आप लोग इन्वेंट्री से रिलेटेड, बहुत इजी क्वेश्चन पूछेगा, अपने को आना चाहिए। क्या करने वाले हम लोग? सर अगर इन्वेंट्री बहुत ही ज्यादा मटेरियल है, ठीक है, किसके? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब उसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं। तो पहले तो ये डिसाइड करने का कि इन्वेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है एफएस के लिए, तो उसके लिए क्या हासिल करना होगा आपको? अपने को सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कि वो एग्जिस्टेंस में है या नहीं है, और किस कंडीशन में, किस हालात में ऑफ इन्वेंट्री। बाय क्या करोगे उसके लिए? आपको फिजिकली काउंट करना पड़ेगा जाके, अनलेस इम्प्रैक्टिकल ना हो, वहां जाना इम्पॉसिबल ना हो, तो आप क्या क्या करोगे? सर मैं जैसे ही वहां जाऊंगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, है ना, इसको आप आईपीओ भी बोल सकते हैं, है ना,
इंस्पेक्शन करूंगा इन्वेंट्री का, टेस्ट काउंटिंग करूंगा, मैं जाके काउंट करूंगा ना खुद से, और ऑब्जर्व करूंगा किसका परफॉर्मेंस, मैनेजमेंट का, कि मैनेजमेंट ने कैसे काउंट किया। ठीक है, ये करने के बाद मैं इवेल्युएट करूंगा मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शंस को एंड प्रोसीजर्स को जो उन्होंने इन्वेंट्री रिकॉर्ड करने के लिए, भाई कागज पे लिखे हो कि इलेक्ट्रॉनिकली किए हो कि मुंह से काउंट किए हो, और फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग को उन्होंने कैसे कंट्रोल किया है। मतलब क्या करने वाला मैं जल्दी बताइए, जब मैं वहाँ फिजिकली अटेंड करूंगा तो अगर इम्प्रैक्टिकल ना हो, इन्वेंट्री को काउंट किया जाएगा, ठीक है, तो पहले मैं इंस्पेक्शन करूंगा, फिर बोलो परफॉर्म करूंगा टेस्ट काउंट, फिर ऑब्जर्व करूंगा मैनेजमेंट ने किस तरीके से किया है, फिर इवेल्युएट करूंगा उनके इंस्ट्रक्शंस को और प्रोसीजर्स को जो उन्होंने रिकॉर्डिंग और कंट्रोलिंग के लिए किए, रिजल्ट्स ऑफ एंटिटी फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग। बोले इन्वेंट्री काउंट शीट होती है किसके पास में, मैनेजमेंट के पास में, लिख के रखा होगा ना आपने। इन्वेंट्री का लेजर होता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं तो उसके लेजर्स भी होते हैं, है ना, उससे हम कंपेयर कर लेंगे इन्वेंट्री लेजर से, है ना। पहले क्या किया, ऑडिटर गया, है ना, इंस्पेक्शन किया, बराबर है, परफॉर्म किया, ऑब्जर्व किया, फिर इवेल्युएट किया इसको, मैनेजमेंट को, उनकी प्रोसीजर को और उनकी रिकॉर्डिंग को। क्लियर है, रिगार्डिंग फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग बाय कंपेयरिंग द इन्वेंट्री काउंटिंग शीट, इन्वेंट्री लेजर्स। इस तरह एक बार रिपीट करो मेरे साथ। जब तो फिजिकली जाएंगे तो क्या करेंगे, सर मैं इंस्पेक्शन करूंगा, मैं ऑब्जर्व करूंगा, मैं परफॉर्म करूंगा, मैं इवेल्युएट करूंगा मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शंस को और उन प्रोसीजर्स को जो उन्होंने रिकॉर्ड करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए किसके रिजल्ट्स को, इन फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग के यूज किया है। और क्या परफॉर्म करूंगा, ऑडिट प्रोसीजर over the entity's final inventory records to determine whether they are actually reflect actual inventory counting, मतलब जितना उन्होंने काउंट किया उतनी एग्जिस्टेंस में और बराबर कंडीशन में है या नहीं, ये मुझे देखना होगा। कौन सी डेट पर, फाइनल इन्वेंट्री रिकॉर्ड, उसके बाद कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए उसमें। और फाइनल इन्वेंट्री रिकॉर्ड ही आपकी क्या होगी, आपकी क्लोजिंग डेट होगी, बैलेंस शीट डेट होगी। इन्वेंट्री रिकॉर्ड और इन्वेंट्री काउंटिंग इक्वल होना चाहिए, है ना, जितना रिकॉर्ड में लिखा है आपने उतना ही काउंट किया और वाइस वर्सा। क्लियर है। अटेंडेंस, मैं जाके मैं कर रहा क्या हूँ, मैंने इन्वॉल्व क्या किया, पहले तो देखो एग्जिस्टेंस में है कि नहीं है इन्वेंट्री, और उसका कंडीशन इवेल्युएट करूंगा, फिर टेस्ट काउंट करूंगा, ठीक है, मैं खुद काउंट करूंगा एज एन ऑडिटर। फिर मैं देखूंगा कि मैनेजमेंट के जो इंस्ट्रक्शंस है ना, रिगार्डिंग दी रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोलिंग द रिजल्ट्स ऑफ, वो बराबर फॉलो किए कि नहीं किए गए, कंप्लायंस हुआ कि नहीं हुआ उसका। पता चला मैनेजमेंट कुछ बोल रहा है और वहाँ के एम्प्लॉय कुछ और ही कर रहे हैं, फिर मैं ऑडिट एविडेंस लूंगा रिगार्डिंग दी कि मैनेजमेंट ने बराबर काउंट किया या नहीं किया। अगर ये तीनों चीज़ों से मैं सहमत हो जाता हूँ कि हाँ भाई बराबर एग्जिस्टेंस में है, इवेल्यूएशन ऑफ कंडीशन बेटर है, मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शंस को रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोलिंग बराबर कंप्लायंस किया गया, या मैनेजमेंट का जो काउंट था वो रिलायबल है, तो अब मुझे या तो मैं टेस्ट ऑफ परफॉर्म करूंगा या सब्सटेंटिव प्रोसीजर। किस पे डिपेंड करेगा कि मुझे रिस्क लग रहा है या नहीं लग रहा है, मैं कितनी प्लानिंग से गया हूँ, और मुझे स्पेसिफिक प्रोसीजर्स कैरिड आउट करना है या नहीं करना है। क्लियर है कि नहीं। अगर मुझे स्पेसिफिक प्रोसीजर मतलब स्पेसिफिकली डिटेल में जाना ही है तो फिर मुझे फर्क नहीं मैंने क्या किया, मैं डिटेल में जाऊँ। अगर मुझे लगता नहीं इन्वेंट्री भले ही कितने अच्छे से काउंट की गई हो, मुझे उसके टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स की डिटेल में घुसना है तो मैं और घुस नहीं होगा, सिंपल है। क्लियर है। कभी कभी क्या होता है कि एज एन ऑडिटर आप इन्वेंट्री काउंटिंग के प्लेस पे जाना आपके लिए इम्प्रैक्टिकल होता है, शायद वो जगह बहुत अजीब है, वहाँ कनेक्टिविटी नहीं है, कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं कि आप वहां जा नहीं पा रहे हो, इम्प्रैक्टिकल होगा या अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस होंगे, है ना। जैसे आप जा ही नहीं सकते वहां, तो फिर आप अदर ऑडिट एविडेंस लोगे, किसी और तरीके से पता करोगे डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू, जिन्होंने वो इन्वेंट्री उनको सप्लाई की है ना, उनसे पूछोगे, है ना, पास्ट इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स देखोगे, सब्सिक्वेंट में कितनी इन्वेंट्री आने वाली उसके बिल्स देख लेना, उससे अंदाजा हो जाएगा कि कितनी इन्वेंट्री मेंटेन और किस एग्जिस्टेंस और किस कंडीशन में रहती है।
अगर अनफोर्सेस सर जैसे नेचुरल डिजास्टर आ गया या कुछ भी हो गया, सरकार ने बैन लगा दी किसी रास्ते पर या कोरोना जैसी चीज आ गई, तो फिर आप एक अल्टरनेटिव डेट देंगे अदर देन बैलेंस शीट डेट, कि मैं उस दिन आऊंगा। जिस दिन आपने अपनी काउंटिंग को क्लोज किया ना, उस दिन आने वाला था मैं, जैसे मैं 31 मार्च को आने वाला था, आपने भी क्लोज किया उसी दिन, तो मैं भी उसी दिन आके काउंट करता है ना, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट दिन होता। अब मैं नहीं आ पाया किसी वजह से, तो मैंने वो एक फ्यूचर डेट दे दिया या एक प्रायर डेट दे दिया कि भाई मैं 4 अप्रैल को आऊंगा या मैं 26 मार्च को आ जाऊंगा, जो भी हो सकता है, क्योंकि अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली आपकी जो बैलेंस शीट की डेट है, काउंटिंग डेट है मान लेते हैं, वो 31 मार्च को क्लोज होती है, ध्यान देंगे बड़े बात। बट अगर कोई अदर डेट आपने डिसाइड कर सकती है ना मैनेजमेंट, कि भाई हमको अपनी बैलेंस शीट या अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोज करने 25 या 4 अप्रैल को, तो ऑडिटर क्या करेगा, 25 मार्च को जाएगा और 25 मार्च तक की काउंटिंग करेगा, या फिर 4 अप्रैल को अगर क्लोज कर रहे होंगे काउंटिंग, तो 4 अप्रैल तो मतलब 1 अप्रैल के भी करेगा, 2 के भी करेगा, 3 की करेगा और 4 का भी देखेगा। अगर आप बैलेंस शीट डेट से या फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट से अदर टाइप, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बनाया 31 मार्च, बट इन्वेंट्री क्लोजिंग कब कर दी थी 25 या 4, तो फिर जब वो क्लोज हुई होगी मैं तब तक काउंटिंग करूंगा। जैसे यहाँ लिखा है कि मैटर्स रिलेवेंट, आप प्लानिंग कर रहे हो ना जाने की फिजिकल इन्वेंट्री, क्या क्या करना होगा, किस प्रकार की इन्वेंट्री है देखना पड़ेगा भाई, ड्यूरेबल है, नॉन ड्यूरेबल है, छोटी है, बड़ी है ना, और यूनिट्स में है, सस्ती है, महंगी है, कितना टाइम लगता है उसको, है ना, मुझे कितना टाइम लगेगा कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस में, मतलब एज एन ऑडिटर मुझे कितना समय लगेगा उसे काउंट करने में, इन्वेंट्री से रिलेटेड रिस्क है या नहीं है, तभी तो मैं जाऊँ अपना टाइम वहाँ इन्वेस्ट करूँ, इंटरनल कंट्रोल रखा है कि नहीं रखा है एंटिटी ने, है ना, किसमें, इन्वेंट्री से, बराबर प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश किए कि नहीं किए, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस फॉर फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग किसके द्वारा, एमजीटी के द्वारा, है ना, टाइमिंग क्या है फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग के, बिजनेस आवर्स में जाना है, नॉन बिजनेस आवर्स में जाना है, क्या उन्होंने इन्वेंट्री सिस्टम बराबर मेंटेन किया है ऑन रेगुलर बेसिस, या फिर उन लोग साल के अंत में ही करते हैं या साल के बीच में ही करते हैं, या क्या वो रोज करते हैं, और कहाँ पर इन्वेंट्री को रखा गया है ना, और वो कितनी इंपॉर्टेंट है, क्या वो हमारे लिए मटेरियल है या नहीं है, और उससे रिलेटेड क्या रिस्क आ सकते हैं एट डिफरेंट लोकेशंस, तो किस लोकेशन में जाना मेरे लिए बेटर होगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक लोकेशन जैसे मुंबई में है, एक बॉम्बे, एक दिल्ली और एक पुणे, आपको लगा यार मैं ना मुंबई में तो बड़ी दिक्कत होगी ट्रैवल करने में, तो मैं दिल्ली चले जाता हूँ, तो आपने दिल्ली को एक अप्रोप्रिएट जगह चूज किया है ना एंटिटी की, तो कौन सी जगह पे जाना मेरे लिए मटेरियल होगा, उससे रिलेटेड क्या रिस्क है, कौन कौन सी लोकेशन में है, और कौन सी लोकेशन मेरे लिए अप्रोप्रिएट होगी। ठीक है, क्या बोला मैंने एक बार बताओ, तो प्लानिंग में हम लोग क्या क्या डिसाइड करेंगे, किस प्रकार की इन्वेंट्री है, कितना समय लगता है इन्वेंट्री काउंटिंग में, है ना, कितना समय लगेगा, फिर उससे रिलेटेड रिस्क है या नहीं है, उस पर इंटरनल कंट्रोल है या नहीं है, ठीक है, क्या बराबर मैनेजमेंट ने प्रोसीजर्स को स्टैब्लिश किया है या नहीं किया फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग के लिए, ठीक है, कब होती है वो काउंटिंग, कौन सी डेट पर होती है, क्या वो एक सिस्टम बराबर डेवलप किया है कि नहीं किया है रेगुलर बेसिस पर काउंट करने का, और किस लोकेशन पर है, और वहाँ लोकेशन पर मतलब वो कितना मटेरियल है मेरे लिए जाना, वहाँ कितना रिस्की होगा, ठीक है, तो मैं उसी लोकेशन पे जाऊँगा जहाँ मुझे लगता है कि मैं जा सकता हूँ, और क्या मेरे साथ मेरे को किसी एक्सपर्ट को ले जाना पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी, जैसे उन लोगों ने इन्वेंट्री सिस्टम पूरा कंप्यूटर पे रखा है, तो आप आईटी एक्सपर्ट को ले जाओ ना साथ में, या ऐसे बंदे को ले जाओ जिसको कंप्यूटर का नॉलेज है, ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया ऊपर ही कि फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग कंडक्टेड अदर देन एट, मतलब 31 मार्च का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बट काउंटिंग आपने पहले या बाद में कर दी, तो फिर तुम जब भी करोगे मैं तब आके काउंट करूंगा, उसी डेट पर आऊंगा मैं, ठीक है, फिर किसी वजह से मैं नहीं आ पाया तो मैं डेट दूंगा तुमको, अल्टरनेटिव डेट परफॉर्म करूंगा ऑडिट प्रोसीजर्स, ठीक है, इम्प्रैक्टिकल है, मैं आ ही नहीं पा रहा हूँ किसी वजह से, वो लोकेशन बहुत अलग है ना, लिखा है, या या आ नहीं पा रहा हूँ, या फिर आ चुका हूँ बट मैं उसको काउंट नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत छोटी छोटी सी है, बहुत नाजुक है, बहुत सारी है, तो क्या करूंगा मैं, आई हैव टू परफॉर्म अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन सफिशिएंट, मतलब मैं काउंट करने गया था,
देखो एक तो ये जो लिखा है आपको आ जाना चाहिए, जिस डेट पर काम करना था या उस डेट पर जिस पर मैनेजमेंट कर रहा है, 31 मार्च या दूसरी डेट, है ना? ये इसका है ऊपर वाले का। 31 मार्च को आपको करना था या आपने किसी और डेट पर किया, तो जिस डेट पर भी करोगे मैं उस डेट पर आके काउंट करूंगा। वो 30 मार्च के पहले की भी हो सकती है, 30 मार्च के बाद की भी हो सकती है, और जरूरी नहीं आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट 30 से 31 मार्च को बनाया, जब भी आपने बनाया काउंटिंग दूसरे दिन एंड हो जानी चाहिए, क्योंकि एफएस में लिखना पड़ेगा ना। अब मान लो आप नहीं काउंट नहीं कर पा रहे हो किसी वजह से, तो फिर आप क्या परफॉर्म करोगे? अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर, एविडेंस हासिल करोगे इधर उधर से। एक अगर आपको वो भी नहीं मिल पा रहा, मतलब ना डॉक्यूमेंटेशन मिल पा रहा है ना कुछ भी, तो फिर आप क्या करोगे? इफ इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द ऑडिटर, काउंटिंग तो वो पहले भी नहीं कर पा रहा था और वो अभी एविडेंस भी नहीं हासिल कर पा रहा है, अल्टरनेटिव, तो फिर वो अपने ओपिनियन को क्या करेगा? मॉडिफाई, है ना? या तो डिस्क्लेमर या क्वालिफाइड, हाँ, डिस्क्लेमर या क्वालिफाइड अकॉर्डिंग 705, अकॉर्डेंस विथ 705। क्यों? जैसे तो मैं काउंट नहीं कर पा रहा हूँ, फिर तुम मेरे को एविडेंसेस भी नहीं प्रोवाइड कर रहे हो उससे रिलेटेड, सब्सिक्वेंट सेल्स उसकी उसकी परचेज से रिलेटेड, तो फिर मैं क्या करूँगा? डेफिनेटली भाई मेरे को तो मॉडिफाइड ओपिनियन देना पड़ेगा, डिस्क्लेमर्स देने पड़ेंगे, क्वालिफिकेशन देनी पड़ेगी, क्या कारण से मुझे ये ओपिनियन देना पड़ रहा है। समझ में आ रहा है बच्चों? और ये ओपिनियन मैं कौन से रिपोर्ट में दूंगा? ऑडिट रिपोर्ट कौन से ऐसे को फॉलो करके? 705, है ना? अब दो तरीके से मैं दे सकता हूँ अपना ओपिनियन, बहुत सारे रीजन होते हैं, बट अपन दो तरीके से दे सकते हैं कि भाई अपने को पहले डिसाइड करना है नेचर ऑफ मैटर, पहले तो किस आधार पर आप मॉडिफिकेशन दे रहे हो। राइजिंग टू द मॉडिफिकेशन, क्यों आपने अनक्वालिफाइड ओपिनियन नहीं दिया? तो ऑडिटर ने बोला कि अगर ये काउंटिंग मुझे नहीं पता चलेगी तो उसका परवेजिव इफेक्ट भी हो सकता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन पर, या मटेरियलिटी, तो मतलब देखो ऑडिटर ने जज किया कि परवेजिव इफेक्ट हो सकता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन पर, उसका इम्पैक्ट पूरे एफएस पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, सिर्फ पर्टिकुलर असेशन पर ऑन दी एफएस, अगर मुझे उसकी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। अब दो प्रकार से होगा, या तो वो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग काउंटिंग मटेरियल है बट परवेसिव नहीं है, मतलब पूरे एफएस को अफेक्ट नहीं करेगी, जानना जरूरी है एज एन ऑडिटर। तो मैं क्वालिफाइड ओपिनियन दूंगा। बराबर है? क्या होता है इसका मतलब? फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिसस्टेटेड, मटेरियली मिसस्टेटेड। क्वालिफाइड ओपिनियन दिया मैंने, है ना? अगर क्या है, मटेरियल है बट वो परवेसिव नहीं है, पूरे एफएस को अफेक्ट नहीं करेगा, तो क्वालिफाइड ओपिनियन है। और अगर मटेरियल भी है, इम्पोर्टेंट भी है, और पूरे एफएस को अफेक्ट करने वाली परवेसिव भी, उसके हिसाब से पूरा एफएस इम्पैक्ट हो जाएगा, तो फिर मैं एडवर्स ओपिनियन। क्लियर है? दूसरा, ये तो हुआ कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मैं हासिल ही नहीं कर पा रहा हूं उससे रिलेटेड एविडेंस, एबिलिटी टू ऑब्टेन, बोलो, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तुम साला मुझे एविडेंस ही नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, ना सफिशिएंट है ना क्वालिटेटिव है, तो डेफिनेटली ओपिनियन क्या जाएगा? रिगार्डिंग दिस कंडीशन। और मैं एक वार्निंग दे दूंगा कि ठीक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो मटेरियल मिसस्टेटेड नहीं लग रहे हैं, बट मुझे वो एविडेंस भी नहीं प्रोवाइड कर पा रहे कि क्यों नहीं मानूंगा उसे,
तो मैं एक डिस्क्लेमर दे दूंगा, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड रहेगा, और दो कंडीशन आ सकती है, या तो इन्वेंट्री मटेरियल है उसकी काउंटिंग बट उतनी परवेसिव नहीं है, वो मैटर उतना ज़्यादा परवेसिव नहीं है कि पूरे एफएस का अफेक्ट करे, तो क्वालिफाइड ओपिनियन छोड़ेंगे तो नहीं अपन, अपनी रिपोर्ट में क्लीन रिपोर्ट तो नहीं देंगे। और अगर वो मटेरियल भी है, वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और परवेसिव भी पूरे एफएस का अफेक्ट करेगी, तो एडवर्स ओपिनियन। अब मुझे एविडेंस ही नहीं मिल रहा है, ना सफिशिएंट ना अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग ऐसी इन्फॉर्मेशन जो मटेरियल है बट परवेसिव नहीं है, तो क्वालिफाइड ओपिनियन। और अगर वो मटेरियल परवेसिव दोनों है तो मैं डिस्क्लेमर दे दूंगा, वार्निंग दे दूंगा कि फ्यूचर में जाके ये गड़बड़ कर सकते क्योंकि अभी इन्होंने एविडेंस प्रोवाइड नहीं किया। क्लियर है, समझ में आया? तो डिस्क्लेमर में क्या आ गया, बोथ मटेरियल एंड परवेसिव रिगार्डिंग दी मिस स्टेटमेंट, मटेरियल मिस स्टेटमेंट, और इनेबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एविडेंस में डिस्क्लेमर। ये बना लीजिएगा चार्ट, ये आपको काम आ जाएगा। तो कितने प्रकार के हो गए आपके लिए? एक हो गया अनक्वालिफाइड ओपिनियन, 705 पढ़ रहे हैं। क्लीन रिपोर्ट देते हैं, और क्या बोलते हैं, एफएसआर फ्री फ्रॉम, एफएसआर फ्री फ्रॉम मटेरियल एरर ओमिशंस। क्या एक बार ये 705 समझा दूंगा ना तो मेरा काम आसान हो जाएगा। फिर क्वालिफाइड होता है ना, उसमें दो निपटा लेते हैं अपन, एक एडवर्स होगा तो दूसरा डिस्क्लेमर होगा। मटेरियल प्लस परवेसिव, और मैं ओपिनियन नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि एविडेंस नहीं मिला, अनेबल टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। तो ओपिनियन नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए मैं क्या दे रहा हूँ उसको, एक डिस्क्लेमर से दे रहा हूँ, डिस्क्लेमर। ठीक, अब क्या है, अगर मुझे एविडेंस भी नहीं मिल रहा है तो 705 में मैं दूंगा क्वालिफाइड। आपको समझ में आ गया कैसे जाएगा? इन सब केसेस अगर मैं वहां नहीं पहुंच पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ इन्वेंट्री या लोकेशन, मैं कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूँ, प्रैक्टिकली मेरे लिए काउंट करना है ना, ऐसी लोकेशन पे जहाँ पर जाने से मुझे नुकसान हो सकता है, किसी वजह से मैं नहीं काउंट कर पा रहा हूँ, तो मैं अदर ऑडिट एविडेंस लूंगा ना। दूसरी बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट बोलता है अगर तू किसी तेरे को कोई इनकन्वीनियंस है ना, तो इट इज नॉट सफिशिएंट सपोर्टेड डिसीजन बाय द ऑडिटर, मतलब जा सकता है बट दिक्कत है, तो ये नहीं बोल सकता कि जो इम्प्रैक्टिकल है। भाई कोशिश तो कर जाने की, बराबर है, बिकॉज ऐसे दोस्तों क्या बोलता है, डिफिकल्टी टाइम एंड कॉस्ट इन्वॉल्व, इट्स नॉट इन सेल्फ अ वैलिड बेसिस फॉर ऑडिटर टू ओमिट, मतलब मुझे ना बहुत दिक्कत होती, टाइम लगता, कॉस्ट लगता, तो इस वजह से तूने ओमिट कर दिया ऑडिट प्रोसीजर को इंप्लीमेंट करना, तो ऐसा नहीं बोल सकता, ओके, क्योंकि तेरे को जाना ही पड़ेगा, है ना, ओके। या फिर आप किसी क्योंकि कोई अल्टरनेटिव नहीं है, या फिर आप लेस देन परवेसिव ऑडिट एविडेंस लेके सेटिस्फाइड रहो, वो पॉसिबल है नहीं, अपने को तो पूरा एविडेंस परवेसिव ही चाहिए, ठीक है। तो सिर्फ इनकन्वीनियंस बोल के आप अल्लाह झाड़ नहीं सकते, आपको वहां जाने की कोशिश करनी होगी, कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स अपनाने होंगे, ओमिट नहीं कर सकते आप। फिर अगर अटेंडेंस है, प्रैक्टिकल है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अदर ऑडिट अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर अपनाऊंगा, जैसे कि इंस्पेक्शन करूंगा, डॉक्यूमेंट सब्सिक्वेंट सेल्स क्या है, उसके आधार पर इन्वेंट्री का कितनी ऑर्डर किया आपने, पहले कितने खरीदते थे आप, ये सब चीज़ें मैं देखूँ, अगर इम्प्रैक्टिकल है मेरा वहां जाना। फिर अगर मुझे ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहा रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री बाय परफॉर्मिंग अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर, मतलब चलो मैं जा नहीं पाया इम्प्रैक्टिकल था, तो मैंने अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर अपनाया, तो दोनों से नहीं हो पा रहा ना मैं अदर ऑडिट प्रोसीजर से कुछ हासिल कर पा रहा हूँ, तो फिर मुझे 705 में क्या देना पड़ेगा, ओपिनियन को मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो मुझे तो एविडेंस नहीं मिला ना। और इन्वेंट्री अगर मैंने किसी और के पास रखा, थर्ड पार्टी, कभी कभी कोई और संभालता ना हमारी इन्वेंट्रीज को, है ना, क्योंकि हमारे पास शायद जगह नहीं होती है तो हम किसी और को दे देते हैं, हमारे पास वो सोर्सेस नहीं होते, हमारे पास वो फैसिलिटीज नहीं होती है,
तो हम लोग क्या करेंगे फिर, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई साहब अब हमें इन्फॉर्मेशन दीजिए रिगार्डिंग दी कितनी क्वांटिटी में और किस कंडीशन में, किसके बिहाफ में, एंटिटी के बिहाफ में, और परफॉर्म करेंगे क्या, इंस्पेक्शन और अदर ऑडिट प्रोसीजर। क्लियर है? नेक्स्ट क्लेम क्या होगा आपका, लिटिगेशन एंड क्लेम्स। नेक्स्ट क्या होगा आपका, लिटिगेशन एंड क्लेम्स, लीगल केसेस कितने आप पर चल रहे हो और आपको कितना क्लेम देना है, आपको कितना क्लेम लेना है, ये जानना बहुत जरूरी है ना। आइडेंटिफाई लिटिगेशंस एंड क्लेम्स इन्वॉल्विंग द एंटिटी विच में गिव, अगर आपके ऊपर बहुत सारे क्लेम्स हैं और बहुत सारे लिटिगेशन है तो रिस्क है ना, आप बंद हो सकते हो। और आप एफएस में बता रहे हो कि भाई बढ़िया चल रहा है सब कुछ, तो क्लेम्स बताओ। मान लो आगे जाके किसी आप केस हार गए तो आपके धंधे पर फर्क पड़ सकता है, आपके बिजनेस पे फर्क पड़ सकता है, फ्यूचर ऑफ बिजनेस। तो क्या करेंगे, आप लोग इंक्वायरी करेंगे, मैनेजमेंट से पूछेंगे और बाकी लोगों से पूछेंगे जो एंटिटी के अंदर है, और जो उनका खुद का लॉयर उससे बात करेंगे। फिर जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है उसको ऑब्जर्व करेंगे। किसकी मिनट्स ऑफ मीटिंग, दोज चार्ज विद गवर्नेंस एंड करस्पॉन्डेंस विद द बिटवीन द एंटिटी एंड एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। टीसीडब्ल्यूडी से भी मिलेंगे, मिनट्स ऑफ मीटिंग देखेंगे, ठीक है। और एक्सटर्नल लीगल काउंसिल मतलब वो वकील जो बाहर से हायर किया गया था उससे भी पूछेंगे हम लोग। और लीगल एक्सपेंसेस को काउंट किया जाएगा, कितना खर्चा ये लोग वकील को दे रहे हैं, कितना खर्चा इन्होंने, उसकी भी तो एंट्री रहेगी एफएस में। तो क्या क्या करने वाले हैं हम लोग, ऑडिट शेल डिजाइन एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर, तो क्या आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन कौन सी लिटिगेशन है, कितना क्लेम इन्वॉल्व है एंटिटी को लेके, जिससे रिस्क ऑफ एमएम क्रिएट हो सकता है। तो क्या करेगा वो, मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेगा, अगर कुछ और लोगों से पूछा जा सकता है तो पूछेगा, जो खुद का लॉयर है उससे बात करेगा, मिनट्स ऑफ मीटिंग को रिव्यू करेगा, किसकी, टीसीडब्ल्यूजी की, और उन्हीं के जैसे कुछ और लोगों के साथ जो मीटिंग होगी, और एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से, और लास्ट में लीगल एक्सपेंसेस को काउंट करेगा, है ना। अब अपने को ऐसा लगा बहुत सारा रिस्क है क्योंकि बहुत सारे केसेस चालू है, लेकिन यहाँ पर हमको सिर्फ ये देखना है एग्जिस्टेंस क्लेम्स है या नहीं है ना, हमको एग्जिस्टेंस पे फोकस करना है। देख, कोई ऐसा इशू है, कोई ऐसा लीगल केस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अमाउंट को लेके भी और कंपनी के फ्यूचर को लेके भी, बट उसको जिक्र लाइक उसके एक्सपेंसेस आपने एफएस में बताई नहीं, उससे रिलेटेड बात आपने एफएस में बताई नहीं है, तो गलत है ना। कि कोई क्लेम है, मटेरियल लिटिगेशन है या कोई क्लेम है, तो ऑडिटर क्या करेगा, प्रोसीजर्स एसेस अपनाएगा, है ना, अदर एसेस लगाएगा, डायरेक्ट कम्युनिकेशन करेगा किससे, एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, आउटसाइड, और उससे उम्मीद करेगा कि वो सही इन्फॉर्मेशन देगा। दो प्रकार के लॉयर है ना, एक उनकी खुद की टीम होती है एंटिटी के, से जो हायर करते हैं उसको लेटर ऑफ इंक्वायरी, ऑडिटर शेल टू लेटर ऑफ इंक्वायरी, उसको रिक्वेस्ट करेगा कि मुझसे आके मिलो, मुझसे बात करो, मुझे आपसे इंक्वायरी करनी है। क्लियर है? अब क्या कर सकता है वो जो लीगल काउंसिल है, डेफिनेटली भाई वो है तो एंटिटी का ना, एंटिटी का बंदा है, भले बाहर से हायर किया गया है। अगर कोई लॉ, कोई रेगुलेशन या कोई कोई लीगल बॉडी हो सकती है ना, प्रोहिबिट करती है एंटिटीज एक्सटर्नल लीगल काउंसिल को फ्रॉम अपने क्लाइंट की बात आपको किसी और से नहीं करनी है, तो फिर आपको प्रोसीजर्स अपनानी पड़ेंगी। हो सकता है क्लाइंट है भाई, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, तो जो लोकल लॉज हैं या फिर जो एंटिटी के लॉज हैं या बार काउंसिल हो सकता है, बहुत सारे वो प्रोहिबिट कर रहे हैं कि बात नहीं करनी तो नहीं करेगा। तो पहले तो आपने इंक्वायरी लेटर भेजा, बोला बात करो, फिर अगर वो बात नहीं कर पा रहा है प्रोहिबिशन से, बिकॉज लॉ रेगुलेशन और लीगल प्रोफेशनल बॉडी की वजह से, तो फिर आपको अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसेस अपनानी पड़ेगी, मतलब कहीं और जाके मुंह मारना पड़ेगा। क्लियर है? और अगर दोनों नहीं हो रहा है, ना सामने वाला कम्युनिकेट कर रहा है ना इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो 705 तो आ ही जाएगा, फिर मॉडिफाई द ओपिनियन। क्लियर? इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस ऑडिटर ऑल्सो मे जब नेसेसरी टू मीट, इससे तो मैं मिलूंगा ही और डिस्कस करूंगा कि जो लिटिगेशन है इसका आउटकम क्या होगा, किसके फ्यूचर पर एंटिटी है, अगर केस हारे या केस जीते। ठीक है, तो क्या क्या देखना पड़ेगा कि जिन मुद्दों पर क्लेम्स और लिटिगेशन है उनका रिस्क क्या है, क्या वो मुद्दे कॉम्प्लेक्स है, और देर इज अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन मैनेजमेंट एंड एंटिटीज लीगल काउंसिल, एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, तो ऑर्डिनरी सच मीटिंग रिक्वायर मैनेजमेंट परमिशन, है ना। जैसे मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, भाई 10 करोड़ के क्लेम्स है, एक्सटर्नल लीगल काउंसिल क्या बोल रहा है 15 करोड़ के क्लेम्स है, जो डिसएग्रीमेंट हो गया ना, ये तो कुछ और कर रहा है, वो कुछ और कर रहे हैं। तो क्या नॉर्मली हम लोग का क्या करना पड़ता है, एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के पास जाना है तो हमको इनसे परमिशन लेनी पड़ती है।
ठीक है, क्या हम बात करें या ना करें। ठीक है, क्या क्या पूछने वाला है वो, मैटर कितना इंपॉर्टेंट है, कितना कॉम्प्लेक्स है, और डिसएग्रीमेंट अगर लग रहा है, मैनेजमेंट कुछ और बोल रहा है और एक्सटर्नल लीगल काउंसिल कुछ और बोल रहा है, तो ऐसी मीटिंग अगर आपको करनी है लीगल काउंसिल से तो मैनेजमेंट की परमिशन लगेगी, या मैनेजमेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव आपके साथ जाएगा उससे मिलने के लिए। ये क्वेश्चन आ गया, आपको डायरेक्ट लिखते आना चाहिए। सेवरल केसेस ऑफ लिटिगेशन पेंडिंग इन कोर्ट, ऑडिटर को अपने आपका वांटेड टू आइडेंटिफाई लिटिगेशन एंड क्लेम, तो वही तीन चीजें होंगी। ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, आइडेंटिफाई लिटिगेशन क्लेम को इन्वॉल्विंग एंटिटी व्हिच गिव्स टू रिस्क ऑफ एमएम, इंक्वायरी करेगा मैनेजमेंट से, अदर्स से, और इन हाउस लीगल काउंसिल, इंटरनल लॉयर्स, रिव्यू करेगा मिनट्स ऑफ मीटिंग ऑफ टीसीडब्ल्यूजी एंड करस्पॉन्डेंट विद बिटवीन द एंटिटी एंड इट्स एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, और रिव्यू करेगा लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट्स को। ठीक है, और अगर उसे लग रहा है कि मुझे डायरेक्ट भी कम्युनिकेट करना है एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से, तो वो भी वो कर सकता है विद परमिशन ऑफ मैनेजमेंट। और दो कंडीशन इसमें, या तो परमिशन देंगे या परमिशन नहीं देंगे। तो पहले मैं लेटर ऑफ इंक्वायरी भेजूंगा, फिर उससे मिलने की कोशिश करूंगा, और अगर वो प्रोहिबिटेड है किसी लॉ से रेगुलेशन से तो मैं नहीं मिल पाऊंगा। ठीक है, तो मुझे नहीं मिलेगा सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस, तो फिर मुझे रिपोर्ट को मॉडिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, सेगमेंट इंफॉर्मेशन, मल्टीपल लाइन ऑफ बिजनेस है आपका। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया बहुत अच्छे से। तो आपको क्या करना होगा, आपने तो एफएस में क्या कर दिया कि एग्रीगेट दे दिया मुझे, क्या हमने इतना धंधा किया, उस पर इतना खर्चा किया। भाई मुझे सेपरेट सेपरेट बताओ ना सब, किस बिजनेस पर, किस प्रोडक्ट पर कितना खर्चा है, कितना रेवेन्यू। हम सेगमेंट में डिवाइड करेंगे टू अंडरस्टैंड कि रेवेन्यू आया कहाँ कहाँ से कितना है। क्लियर है, हम बाइजूस वाला एग्जांपल दिया ना, उसमें सेगमेंट में डिवाइड किया था ना, तो उनको प्राइमरी बिजनेस से तो रेवेन्यू नहीं आ रहा उनका, और आपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को बराबर फॉलो किया या नहीं किया जब आप सेगमेंट इन्फॉर्मेशन डाल रहे थे। तो पहले तो क्या करना पड़ेगा, मेथड्स को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, हमने यूज किया मैनेजमेंट ने डिटरमाइनिंग सेगमेंट इन्फॉर्मेशन, या आपने जब जो इन्फॉर्मेशन आपने हासिल किया एज ए मैनेजमेंट बिजनेस से रिलेटेड, अलग अलग प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो कैसे हासिल की, फिर क्या वो मेथड्स बराबर डिस्क्लोज करेंगे, है ना, एज पर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। मतलब जो भी मेथड एमजीटी यूज कर रहा है रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ सेगमेंट इंफॉर्मेशन, तो क्या वो प्रॉपर डिस्क्लोजर होगा, क्या हमें वो पता चलेगा कौन सा प्रोडक्ट कितना बिका, उससे कितना रेवेन्यू आया, और क्या वो एक एविडेंस के तौर पर यूज किया जा सकता है। फिर क्या बराबर अप्रोप्रिएट टेस्टिंग की है आपने उस मेथड की, जिस मेथड के आधार पर आप क्या कर रहे हैं, डिस्क्लोजर्स को, बोलो डिस्क्लोजर्स के रिजल्ट्स लगा रहे हैं, डिस्क्लोजर्स को दिखा रहे हैं एफएस में। और क्या परफॉर्म करेगा, एनालिटिकल प्रोसीजर और अदर ऑडिट प्रोसीजर अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांसेस। क्या क्या, एक बार रिपीट करो सर। सबसे पहले तो अगर आपको ऑडिट एविडेंस चाहिए रिगार्डिंग दी प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, कौन सा असर्शन है, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। आपने प्रेजेंट भी किया कि भाई देखो ये हमारी सेगमेंट इन्फॉर्मेशन, और आपने डिस्क्लोज भी किया, तो क्या आपने सेपरेट डिस्क्लोज किया कि नहीं किया, है ना, बराबर एफ आर एफ फॉलो करके। फिर आपने जब ये इन्फॉर्मेशन हासिल की सेगमेंट, तो उसमें कौन सी मेथड यूज की ना, आपने ऑफलाइन किया कि ऑनलाइन किया, कि आपने एक्सपर्ट से हासिल किया, आपने किस तरीके से वो इन्फॉर्मेशन हासिल की, कौन सी मेथड है। फिर उन मेथड से प्रॉपर डिस्क्लोजर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ठीक है, और क्या वो मेथड्स बराबर टेस्ट की कि नहीं की पहले परफॉर्म करने के पहले, और फिर मैं परफॉर्म करूंगा एपी और अदर ऑडिट प्रोसीजर अप्रोप्रिएट इन सर्कमस्टांसेस। तो जो भी मेथड्स यूज की गई किसके द्वारा, मैनेजमेंट के द्वारा, क्या हासिल करने के लिए, सेगमेंट इन्फॉर्मेशन के द्वारा। क्योंकि एक एंटिटी का जो बिजनेस है, मान लो 5 जगह पे फैला है, तो आप कैसे हासिल करते हो ना इन्फॉर्मेशन को, कौन सी मेथड लगाते हो, क्या आप वहां जाके देखते हो, क्या आप उनसे बुलवाते हो, क्या आप ऑनलाइन है ऑफलाइन है, वो सब देखना पड़ेगा ना, है ना। तो अंडरस्टैंड करो मेथड्स को, कौन यूज कर रहा है, मैनेजमेंट, क्या डिटरमाइन करने के लिए, सेगमेंट इन्फॉर्मेशन। तो वो मेथड बराबर, बोलो बराबर डिस्क्लोजर देगी या नहीं देगी, और किसके हिसाब से करना है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेम। तो क्या क्या चेक करने वाले हो तुम लोग जाके, सेल्स, ट्रांसफर्स, चार्जेस बिटवीन सेगमेंट्स एंड एलिमिनेशन ऑफ इंटर सेगमेंट अमाउंट, है ना। वो कमीशन काट दोगे, और कितना सामान आपने बेचा, किसके थ्रू बेचा, कहाँ कहाँ बेच रहे हो, क्या चार्जेस चार्ज कर रहे हो, किस किस को बेचने के लिए तुमने अलाउ किए हो। ठीक है, फिर बजट, अदर एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग प्रॉफिट एज ए परसेंट ऑफ सेल्स, है ना।
सेल्स पर आप कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रहे हैं। ठीक है बेटा, है ना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को सिंपल भाषा में क्या बोलेंगे अपन लोग, चलो बताओ। जो नेट इनकम आपको मिली कंपनी के ऑपरेशन से, नेट इनकम, तो सेल्स में से कितना नेट इनकम है आपको, आपके एसेट्स कहाँ पर हैं, उनको क्या कॉस्ट लगता है अलग अलग सेगमेंट की, अलग अलग बिजनेस, आपने अलग अलग जगह से सामान बेच रहे हो अलग अलग प्रोडक्ट को, तो वो अलग अलग जगह पर होंगे ना, तो उनका कॉस्ट कितना लगा सेटअप करने का, और पिछले मतलब पुराने पीरियड से कितना कंसिस्टेंस है, और आपने बराबर डिस्क्लोजर किया है या नहीं किया है ना। मतलब एंटिटी कुछ और बोल रही है, और जहां से उनके प्रोडक्ट बिक रहे हैं वो सेगमेंट कुछ और बोल रहा है, तो इनकन्सिस्टेंसी होगी ना। एंटिटी बोल रही है हमने ए प्रोडक्ट को 100 यूनिट बेचा, और जहां से वो सेगमेंटेशन का काम चल रहा है वो बोल रहे हैं भैया हमने 200 यूनिट बेचा या 50 यूनिट बेचा, तो ये इनकन्सिस्टेंसी क्यों है। तो पिछले पीरियड से भी कंपैरिजन करोगे, और अभी अभी का डिस्क्लोजर भी अगर आपको इनकन्सिस्टेंसी दे रहा है। क्लियर है। तो क्या क्या देखा आपने, सेल ट्रांसफर चार्जेस बिटवीन सेगमेंट्स, ठीक है, कितना पैसा लग रहा है अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग प्रोडक्ट में, है ना, बनाने में बेचने में। इंटर सेगमेंट अमाउंट को काट दो, एलिमिनेट कर दो, कंपैरिजन करो बजट में कौन से प्रोडक्ट में कितना बजट लग रहा है ना, कितना प्रॉफिट आपको सेल्स करने पर मिलेगा। शार्ट टैंक में बोलते हैं ना उन लोग कि अगर आप 5 चीजें बेच रहे हो तो भैया वो बताओ ना जिसका आपका सबसे ज्यादा सेल है, सेगमेंट में डिवाइड करो। फिर एसेट्स को कैसे एलोकेट किया, उन सेगमेंटेशन को बनाने में कितनी कॉस्ट लग रही है, और प्रायर पीरियड से कंपैरिजन करेंगे अगर कंसिस्टेंट है, और डिस्क्लोजर्स के एडुकेशन देखेंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकंसिस्टेंसी। बराबर है। पिछले साल अगर कुछ और था और इस साल कुछ और है और हर साल चेंज हो रहा है, तो फिर क्या करोगे आप, डिस्क्लोजर बराबर है या नहीं उसकी एडुकेशन। खत्म हो गया आपका सेगमेंट इन्फॉर्मेशन, है ना। ये ऐसे खत्म हो गया, फटाक से निपटाने का। मैंने 705 भी पढ़ा दिया उसके साथ में, आपको समझ लो। ठीक है बेटा, फटाक से रीड करो, फटाक से खत्म करो।